Jai Hind, good morning. I, Dr. Nishant Kumar Pathak, Associate Professor, Computer Science Engineering Department, AKGEC Engineering College. In previous lecture, we have discussed the e-marketing and we have discussed what is the objective of e-marketing is, what the objective of this lecture is. I already discussed that after the reading of this chapter, you will be able to understand that what is e-marketing is and how the marketing world is changed, and to learn about the technologies that support the e-marketing and how they help understand the ideas behind the people, how people behave on the internet, see how the different type of online marketing are different from each other, learn how to improve the digital marketing plan of action and understand how the digital changes affect the marketing. I already discussed 2 and 3 points. In this lecture, we have covered what the role of market research is, why market research plays the vital and important role in internet marketing, and what is the market research and how market research is proceed by the company or to generate and explore the knowledge and acquire the knowledge of the customers behave or the behavior. Now, what is market research? Market research plays a very vital and important role. जितना अच्छा रिसर्च होगा, जितना ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र होगी, छोटे से छोटे चीज़ों के ऊपर, मतलब कस्टमर क्या चाहता है, अगर हमें इस बात के बारे में पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम अच्छा से अच्छा बिजनेस दे पाएंगे, हम अच्छा से अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ पाएंगे। और जब हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बेस पर, अपने रिसर्च के बेस पर, तो डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट होगा उसको पसंद करने वाले लोगों की संख्या, उसके जो यूज करने वाले जो लोगों की संख्या होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, ज्यादा होगी। सो द इन मार्केट रिसर्च करते कैसे हैं? मार्केट रिसर्च करने का अलग अलग वे है, जिसमें कि एक वे है विद द हेल्प ऑफ सर्वे। हम सर्वे करते हैं। सर्वे भी दो तरीके से पॉसिबिलिटीज है, एक तो हमारे पास ऑनलाइन सर्वे है, दूसरा ऑफलाइन सर्वे है। हम दो नहीं कहे, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो एक मेन जो रोल है वो प्ले करता है मार्केट रिसर्च में। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या है, एक सर्वे फॉर्म आता है जिसमें आप टिक आउट करते हो, और टिक आउट के बाद आपके पास एक सबमिट बटन आता है, आप सबमिट कर देते हो, या आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को टिक आउट कर रहे हो या भरते हो, या अलग अलग तरीके से उसमें चीज़ें पड़ी होती है, आप वहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन कर देते हो। इस तरीके से एक ऑनलाइन तरीका है। दूसरा मार्केट रिसर्च का ऑफलाइन तरीका है कि मैनुअल ऑर्डर में आप 1-to-1 कम्युनिकेशंस करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशंस आप कस्टमर के माइंड सेटअप्स को रीड आउट करते हैं, और रीड आउट करने के बाद आप एक आंसर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन तरीका है। आजकल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हेल्प से भी मार्केट रिसर्च किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में पूछे जाते हैं, जिसमें ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या आपके लिए हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो आप उसको यूज करना चाहेंगे क्या? आपका भरोसा उसके ऊपर बनेगा? उसके लिए पूरा एक फॉर्म डिजाइन होता है, एक क्वेश्चन आंसर डायलॉग डिलीवरीज होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ द डायलॉग डिलीवरी क्या होता है, हमसे वो पूछते हैं, अपने फॉर्म्स में टिक आउट करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर और कस्टमर का माइंड सेटअप रीड करने का काम करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को
अगर सही आ रहा है, जो फीडबैक है वो सही आ रहा है और ज़रूरत हमें समझ में आ रही है, नीड समझ में आ रही है कस्टमर की, कंज्यूमर की, तो हम उसको मार्केट में लेकर आते हैं। लेकिन जब से हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग आया, जब से हमारे पास कई एक ये सोशल मीडिया साइट्स जो जिसका डिस्कशन हमने किया था, वेब 2.0 आया, यूट्यूब, ब्लॉग्स, ऑनलाइन कम्युनिटी, विकी, फेसबुक, ट्विटर, ब्रॉडकास्ट, ये सब जब से आया, इनसे हमें मार्केटिंग प्लानिंग करने में और जो हमें जो नियम बनाना है, उस नियम को बनाने में हमें बड़ी आसानी हुई। क्योंकि हम पहले भी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचना है या किसी प्रोडक्ट्स को हमें बाहर तक लेकर जाना है, तो उसके लिए जब कंपनी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर्ड करती है, तो उनको पता होता है ये प्रोडक्ट किस एज ग्रुप्स के लिए है, और एज ग्रुप में आपके पास सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी है उस एज ग्रुप को टारगेट करने का, जो ये आपके पास वेब 2.0 की जो थिंग्स अवेलेबल है। आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ करो, वहाँ पर चीज़ों को बताओ, तो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उस एज ग्रुप के लोगों तक पहुँच पाएगी, वो उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँगे, और जब वो प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो डेफ़िनेटली उसको बाय करेंगे वो, अगर उनको ज़रूरत होगी उन चीज़ों की तो। और ज़रूरत के लिए हमने आपको बताया ही कि हमारे पास किस तरह से मार्केट रिसर्च चलता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट रिसर्च वी ईज़िली आइडेंटिफाई व्हाट्स कस्टमर वांट्स, व्हाट बट द वे ऑफ द सेलिंग इज़। तो ये हमें पता चल जाता है उन चीज़ों को, किस तरह से बेचना है, क्या प्रोसेस यूज़ करना है हमें। Now, Web 2.0 tool, personal websites, blogs, CMS, wikis, directories and tagging। हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम अपना वेबसाइट खुद तैयार कर सकते हैं, अपने चीज़ों के लिए हम अपना ब्लॉगिंग खुद कर सकते हैं, हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का सहारा ले सकते हैं, जिसके हेल्प से हम अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करें और फिर अपने ही प्रोडक्ट को हम किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से एडवर्टाइज करवाकर वहां तक, अपने वेबसाइट तक लेकर आए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो एज ग्रुप है, वो किस टाइप के एज ग्रुप है, वो किस तरह के एज ग्रुप हैं और किस तरह से हमें टारगेट करना है, इस चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और किनको टैगिंग करना है। 80 साल के आदमी के पास अगर हम लोग स्कूल या कॉलेज का एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिट रहेगा। 70-60 ईयर्स के पास अगर हम स्कूल और कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं, तो उतना वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जितना बेनिफिशियल रहेगा कि हम 18 से 20 या 16-17 साल के बच्चे जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया, 18 साल से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हमें नहीं पता वो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर हमें उनका बैक स्टडीज पता चल जाए कि वो सबसे ज़्यादा सर्च आउट क्या कर रहे हैं, वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ें का डेटाबेस बन जाता है। और जब इस चीज़ों का डेटाबेस जनरेटिव एआई के थ्रू जब ये तैयार हो जाता है, तो हम ईजिली अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि यू गो फॉर इट, इस डायरेक्शंस में आप निकलिए, इस डायरेक्शंस में आप जाइए और प्रोडक्ट को आप बाय करिए। तो वेब 2.0 जो है वो पर्सनल वेबसाइट्स के बारे में बताता है, ब्लॉगिंग्स के बारे में जानकारी देता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में जानकारी देता है, विकीज, डायरेक्टरीज एंड टैगिंग के बारे में बताता है। वेब 2.0 एंड बिजनेस रेवोल्यूशन, किस तरह से हमारे पास वेब 2.0 के जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो किस तरह से इसने बिजनेस में एक रेवोल्यूशन लाया, एक क्रांति लेकर ये आए। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया: इंफॉर्मेशनल कंटेंट, बिजनेस कंटेंट एंड इन्वॉल्व द कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिटर्न्स। इंफॉर्मेशन कंटेंट्स में है जनरेशन कैसे है उसको किस तरह से हम शेयरिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने इंफॉर्मेशंस को पहुंचा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेंट में आया। अब बिजनेस कंटेंट्स में हम ब्रांड का प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, कंटेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम है या सीआरएम है, रिलेशनशिप जो है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, वो किस तरह से मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेज
करेक्ट, किस ट्रैक्ट का यूज़ करके कस्टमर और कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिज़नेस के जो तरीके हैं, जो मार्केटिंग्स के जो रूल्स हैं, किस तरह से वो यूज़ करके अपनी चीज़ों को प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो ये वेब 2.0 में ये बड़ा आसान हो गया। अब हमें आसानी से अपने कोलैबोरेशंस अगर हमें किसी के साथ करना है, तो हम ईज़िली अब हमें कोलैबोरेटर ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। कोलैबोरेशंस करना है तो हम अपनी चीज़ों को अपने जो हमारी क्वालिटीज़ हैं हम बता सकते हैं लोगों तक, और जो इनके डिज़ाइनर्स हैं, जो इनको डेवलप कर रहे हैं, जो कंपनीज़ इनको मैन्युफैक्चर्स कर रही है, अगर हमें उस चीज़ों को एडवर्टाइज़ करना है या उनको प्रमोट करना है, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। हम कोलैबोरेशन, प्रोडक्टिविटी के हेल्प से, हम बिज़नेस सिस्टम के हेल्प से, हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा वेब 2.0 एंड द बिज़नेस रेवोल्यूशंस में वेब 2.0 ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट को फ्लो करना हो, चाहे वो बिजनेस कंटेंट को फ्लो करना हो, इम्प्रूव कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसके हेल्प से ईज़िली कर सकते हैं। द जीपीटी ऑफ द इंटरनेट, किस तरह से हमने डिजिटल रेवोल्यूशंस में काम किया, हमने किस तरह से नेटवर्किंग इस्टेब्लिश की, और इंडिविजुअल के पास हमने किस तरह से काम अपने आसानी से किस तरह से अपनी चीज़ों को उन तक पहुँचाया, ये ई-मार्केटिंग ने बड़े अच्छे ढंग से किया। जितना जितना ज़्यादा कंज़्यूमर बेस होगा, जितना ज़्यादा कस्टमर बेस होगा, उतना अच्छा हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर पाएँगे। जितना बड़ा हमारा कंज़्यूमर बेस होगा, हम उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँगे और आगे रिसर्च करके और अच्छी चीज़ों को हम मार्केट्स में क्या कर पाएँगे, दे पाएँगे। तो द जीपीटी ऑफ द इंटरनेट plays very crucial role, and with the help of networking, individualizations and digital revolutions. Interactions with the online customers, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इंट्रैक्शंस इस्टेब्लिशमेंट करने का काम करते हैं ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ। कस्टमर प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख रही है, सिर्फ वो फील कर रही है कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमारे हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगा या हमारे लिए वो चीज़ अच्छा होगा। ये चीज़ क्या कर रही है, वो सिर्फ फील करती है और हमें विदाउट टच किए, विदाउट सामने में उस चीज़ का फिजिकल एक्सपीरियंस दिए हुए हमें उस चीज़ को हमें बाय करना है या कस्टमर को खरीदने के लिए हमें करना, हमें सेल करना है और कस्टमर को कहना है कि भैया आप उस चीज़ों को खरीदिए, आप उस चीज़ों को यूज़ करिए। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबिलिटी है? तो जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितने अच्छी तरीके से शॉर्ट टाइम्स में हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएँगे, जितने अच्छे तरीके से हम उसका डिस्क्रिप्शंस दे पाएँगे, हम अपने प्रोडक्ट को उतने ही आसानी से मार्केट में बेच पाएँगे और वहाँ तक पहुँचा पाएँगे। इसके लिए इंटरेक्शन फॉर द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इम्पॉर्टेंट है। इश्यूज ऑफ usability, issue of customer support, issue of virtual values is important, and opportunity for the marketing is what? E-marketing can be add to the consumer such process, promote the information exchange, online transactions, and help the organization enhance value and providing more usable informations. And with the help of all those, easy way to interact and provide the informations with the relative areas. So if we classify the interaction with the online customers, it having the three different module or three different parts. The first one is interactions for the information retrievals. सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन बिलीबिलिटी, कितना बिलीव हम दिलवा पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं उसमें कि इशू है हमारे पास, ट्रस्ट इशू है,
अगर उनके पास कंप्लेंट्स है तो हम उन कंप्लेंट को किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर एक्शन आफ्टर एसेस, कि जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर किस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, और उसके बाद हम उन चीज़ों को एसेस करके किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर आ रहे हैं, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो द इंट्रैक्शन विद द ऑनलाइन कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द ई मार्केटिंग इन CRM। ई मार्केटिंग CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप्स हम मार्केट के साथ किस तरह से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट काम करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस ढंग से वो काम करेगा, और उसके बाद अपना एक कस्टमर बेस बनाकर अपने प्रोडक्ट को वो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करेगा। सो द कस्टमर रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो रोल है, CRM प्रोसेस है, CRM इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, और मैट्रिक्स का यूज़ होता है। प्रोसेस, कैसा प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में किस तरह की इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना है। इंफॉर्मेशंस अगर हमें प्रोवाइड करना है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ होगा। अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद किस तरह के जिस भी टाइप्स का हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिस भी तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट का है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है, या फिर ब्लॉगिंग सिस्टम का है, या फिर सोशल मीडिया साइट्स का है, हम किस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसी का हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट होता है, और मैट्रिक्स से हमें कंज्यूमर और कस्टमर का बेस लाइन का पता चलता है। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पूरे इस लेक्चर्स में क्या चीज़ किया। तो हमने देखा कि वेब 2.0 ने किस तरह का रोल प्ले किया है। वेब 2.0 लेकर आता है कस्टमर्स के लिए और ई मार्केटिंग के लिए यूट्यूब, ब्लॉग्स, ऑनलाइन विकीज, फेसबुक, ट्विटर एंड ब्रॉडकास्ट। इसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को ईजिली मार्केट में एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केट में अपनी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशंस मार्केट रिसर्च में काम करता है, एप्लीकेशन प्रोडक्शंस में काम करता है, टैलेंट एक्विजिशंस में काम करता है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में काम करता है। जितना अच्छा मार्केट रिसर्च होगा उतना ही अच्छा हम प्रोडक्ट की डिलीवरी दे पाएंगे। जितना अच्छा हम प्रोडक्ट की डिलीवरी दे पाएंगे, जितना अच्छा प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, उतना अच्छा हम मार्केट बेस तैयार कर पाएंगे, और उसके बिहाफ पर हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शंस देंगे, और फिर हम अपने लिए भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। कुछ टूल्स हैं जिसमें हम किस तरह से वेब 2.0 ई मार्केटिंग में कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम अपना पर्सनल वेबसाइट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू, विकीपीडियाज के थ्रू, विकीलीक्स के थ्रू, डायरेक्टरीज और टैगिंग के थ्रू हम अपने चीज़ों को एक जगह से मतलब अपनी चीज़ों को हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वेब 2.0 एंड बिजनेस रेवोल्यूशन, इसमें हमने देखा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है और जो बिजनेस कंटेंट है और इम्प्रूव एंड रेवेन्यू रिटर्न्स कॉन्सेप्ट्स है, वो किस तरह से बिजनेस के रेवोल्यूशंस में काम करता है। किस तरह से हम अपने इंफॉर्मेशंस को पहुंचाएंगे, किस बेस लाइन्स पर हम बिजनेस करेंगे, और फिर बिजनेस करने का के तरीके से किस तरह से हम अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है वेब 2.0 के थ्रू हम लोग करते हैं। उसके बाद हमने GPT के थ्रू देखा कि किस नेटवर्किंग कैसे की जाती है। उसके बाद डिजिटल रिवॉल्यूशंस क्या हुआ, उसके क्या फ़ायदे हुए, इंट्रैक्शंस के लिए ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन कस्टमर प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे फिजिकल अपीयरेंस पर हम चीज़ों को नहीं देखते, हम ऑनलाइन देखते हैं चीज़ों को, और उसके बाद ही हम सोचते हैं ऑनलाइन देखकर, वो 30 सेकंड 40 सेकंड में हम अपना माइंड सेटअप करते हैं कि प्रोडक्ट हमें लेना है या नहीं लेना है। और अगर प्रोडक्ट हम लेते हैं तो किस तरह से हमारे को अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है, कोई परेशानी आती है, तो उसका सल्यूशन किस तरह से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, और कितने समय में उसका रेजोल्यूशंस हमारे सामने आ रहा है। तो ये सारा कुछ हमने अभी डिस्कस किया।
नाउ ई मार्केटिंग में सीआरएम का क्या रोल है, किस तरह से कस्टमर बेस काम करता है, सीआरएम के वर्जन्स क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, मैट्रिक्स का क्या रोल है, किस तरह से एज ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट किए जाते हैं और फिर अपनी चीज़ों को किस तरह से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस चीज़ों का डिस्कशन हमने ई मार्केटिंग एंड सीआरएम में किया। तो थैंक यू। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग